दिव्यांशी वेट। कैरी ऑन। ओके, सो क्लास 10th आज हम करेंगे लेसन 5। लेसन 5 एक कहानी, यह भी मनु भंडारी है इसकी लेखिका। सो दिव्यांशी शर्मा रीडिंग स्टार्ट करिए बेटा। यस मैम। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी। दिव्यांशी एक मिनट। दरिया दिल्ली होता है बहुत बड़े दिल वाला, है ना। वो जो 2 मंजिल मकान था, ऊपर वाली जो मंजिल थी वहां पे वो अपना सारा काम, जो भी उनका कारोबार था, है ना, जो भी वो पढ़ते थे, वो किताबें थी, अखबारें थी, वहां पे वो बिखरा रहता था सामान। ऊपर वाली मंजिल पे वो खुद रहते थे, वो सारा कार्य करते थे, और नीचे वाली बिल्डिंग में जो था मंजिल थी, उसमें वो सारा जो फैमिली है वो रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अक्षरा। This is audible? Yes, ma'am. राणा। Yes, ma'am. करो बेटा, कंटिन्यू करो आगे। Yes, ma'am. पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भव्य वंशों को ढूंढते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाया शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यशा और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकोड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विश्वफलित उनका अंत उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विशेषताओं का भागीदार बनाए। नवमी अद्वितीय अधूरी महत्वाकांक्षाएं। अक्षरा। यस मैम। महक आप रीड करो आगे। विवशताओं का भागीदार बनाए। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना, क्रोध बनकर हमेशा माँ को
कंपाती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात किए जाने कैसी गहरी चोटें होंगी वे जिन्होंने आंख मूंदकर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शकी बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते। पर यह पितृ गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गूंथी हुई हैं, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी हूँ। शायद और चेतन की किसी परत के नीचे दबी इस हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शकी स्वभाव पर मैं कभी बना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शकी स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से मुस्कान कौंडल 3262। यस मैम। होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रहती, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं, कहीं कुठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतीक्षाओं के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाएं, स्थितियों का दबाव भले ही हमारे रूप बदल दें, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपड़ी मां। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति भी शायद उनमें। पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइशों और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया है। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद महानुभवी भौतिक से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहायत मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब मैं पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन उन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सोतलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो तो कमरों में गुड्डे गुडियों के विवाह भी रचाए। आस पड़ोस में सहेलियों के साथ यूं खेलने को अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर भी अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवार फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस प्रकार पड़ोस कल्चर के विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। एक दो को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानी लिखते समय हुआ। इतने वर्ष के अंतराल ने भी उनकी भावनात्मक भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था।
और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के साहब अपने व्यक्तित्व के अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाबोध में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विश्वास था। एक सुगंध का उस बार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक 116। यस मैम। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपनी वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगंध गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटिया खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती है तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनो और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खोल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियों और उनके आपसी विरोध था। मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की Samar, wait. Samar, are you there, beta? Shagun Prashar, turn on your video. Why are you sitting here? Shagun Prashar, what's your problem? Shagun Prashar. कैमरा ऑन रहेगा। Is that clear? और शगुन, तुम्हारी कॉपी मैंने चेक करनी है अभी। शगुन एंड निखिल को मैंने रिमूव किया है क्योंकि कैमरा ऑन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो जो बच्चे कैमरा ऑन नहीं करेंगे वो क्लास में उनको ज्वाइन तभी करने दूंगी अगर वो कैमरा ऑन करेंगे। ठीक है, समर, क्या आवाज नहीं आ रही है मेरी बेटा? आ रही है। तो समर को नहीं सुनाई दे रही है या सुनना नहीं चाहता है? तो जितना हमने पाठ पढ़ा है वहां उससे आगे नंदिनी आप करो बेटा। यस मैम। शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने कह करा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल उन्होंने बकायदा साहित्य ही दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, खुद चुन चुनकर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की, तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र की
जी की छोटी छोटी सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। अज्ञे जी की उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पड़ गई। इस बार कुछ समझ के साथ। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेंद्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने, पहचान, समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46-47 के दिन वे स्थितियां उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव। 19 जब हिंदी की क्लास है तो 47, 46 और 47। यस मैम। ठीक है, हिंदी की क्लास है तो हिंदी में ही बोलेंगे आप। बोलिए। यस मैम। वे स्थितियां उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव या भला। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण तो शहर का चरित्र था, और पूरे जमखम और जोम खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आजादी की सीमा यहीं तक सिमरन, थी। सिमरन। यस मैम। हाँ जी बेटा, आप पढ़ो आगे। पिताजी की आजादी की सीमा यही तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठो बैठो जानू समझू हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती, लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद Your voice is not audible बेटा। उनके लिए तन्वी सेठी। यस मैम। आप पढ़ो बेटा। सिमरन आप रहने दीजिए, आपका सिग्नल नहीं है शायद वहां पे ना, तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, कट रही है आपकी वॉइस। यस मैम। सिमरन। तन्वी। बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए। जब रगों में लहू की जगह लवा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं। लवा नहीं है ये, लावा। ठीक है, Yes, ma'am. लावा। सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी के टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था। यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या
सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से में भनाते हुए ही वे गए थे। लौटकर क्या कहकर बरपा होगा, इसका अनुमान था। 100 में पड़ोस की एक मित्र से के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को यह कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना, लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियां पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर डांट डपकर लड़कियों के क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारे कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ, तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। उन लोगों के लिए कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए, यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गद्गर स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, न अपने कानों पर यह हकीकत थी। एक घटना और, आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुए और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी ने एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मनु की तो दिव्यांश रजिस्ट्रेशन 88। यस मैम। दिव्यांश, हाँ जी बेटा, आप पढ़ो। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आजादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही हैं। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है ये सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाए। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इस सब के बेखबर है। मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी में स्वागत किया। आओ आओ मन्नू। मैं तो चौपट पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में मुझे घुसे रहते हो भंडारी जी? घर में निकलना भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे गुहाधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली। एक मिनट, जितना आपने पढ़ा है ना उसको थोड़ा सा बता देती हूँ। हम इसको कल इसके जो इसको समराइज करती हूँ, एक्सप्लेनेशन कल है ना, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा था रीडिंग में। तो इसमें देखो, एक जो हमारी लेखिका है मन्नू भंडारी, उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। जो मन्नू भंडारी जी हैं, उनका जन्म 3 अप्रैल 1931 को भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। जो उनकी प्रारंभिक पहले की शिक्षा थी वो अजमेर में हुई थी, और उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने हिंदी विषय में MA पास किया था। ठीक है, फिर ऐसे टांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका के पद पर नियुक्त हुई थी, लेकिन उससे
जो उनका बचपन बीता था उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। जो यहाँ पे हम पाठ पढ़ रहे हैं उसमें वो बता रही है, ये आत्मकथ्य है, अपनी आत्मा की एक कथा है, अपने बारे में उन्होंने लिखा है कि जो उनके जीवन में घटनाएं हुई थी उससे संबंधित वो आपको बता रही हैं कि जो उनके पिताजी थे वो दोहरे किस्म के व्यक्ति थे, वो दोहरे उनका जो व्यक्तित्व था, जो पर्सनालिटी थी वो दोहरी थी। क्यों थी? क्योंकि एक तरफ तो वो चाहते थे कि लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाहर चले, लेकिन दूसरी तरफ वो बिल्कुल यही चाहते थे कि जो लड़कियां हैं वो सिर्फ घर की जो चार दीवारी है बस वहां तक ही रहें, उसके आगे वो नहीं जाएं। ठीक है, कुछ इस तरह के उनके ख्याल थे। तो जो हमारा चैप्टर बच गया है हम उसकी कल उसको कंप्लीट करेंगे और एक्सप्लेनेशन कल करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे हम साथ में। तो इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं मैं वो आज अपलोड कर दूंगी। ठीक है, उसकी वीडियोस मैंने बनाई है तो आपके साथ वो आज शेयर करूंगी, मैं पब्लिश करूंगी उनको आपके साथ। ओके, सो ये जो लेसन है इसमें लेखिका जो बता रही हैं आपने भी तो पढ़ा है, उसके मेन पॉइंट्स आप राइट करेंगे। ओके, गेटिंग बेटा? यस मैम। यस मैम। जैसे कि लेखिका का व्यवहार कैसा था, वो कॉलेज में, अपने कॉलेज में उनके कॉलेज से उनके पापा के नाम एक पत्र आया था जिसमें उसके पापा उसको गुस्सा करते हैं कि भाई पहले भी 4 बच्चे पढ़े हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुमने तो मेरा नाक कटवा दिया, है ना? पढ़ा है ना, ऐसा पढ़ा अभी हमने